हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि प्री एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है जिससे कारण हम प्री को क्रैक कर सके हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है क्योंकि जिन्हें पता नहीं होता है कि सिलेबस को किस तरह से अप्रोच करना है एंड जो टाइम हमें मिला है उसमें किस बेस्ट वे में हमें डील करना है क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली हम ये आरआरबी के प्री की बात कर रहे हैं। तो आरआरबी के प्री में 80 क्वेश्चंस होते हैं जो कि होते हैं 80 मार्क्स के, एंड इसके लिए कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट्स का। एंड दो सेक्शन होते हैं, रीजनिंग एंड क्वांट। तो पहले हम देख लेते हैं क्वांट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए एंड जो इजी भी है, जो इजीली आप 1 मंथ जो अभी बाकी है ड्यूरेशन उसमें कवर कर लोगे। तो क्वांट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें फर्स्ट एक होता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो यही से स्टार्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांट सेक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी 4 to 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो। तो ये क्वेश्चंस भी हमें एक अच्छी एज दे देती है एग्जामिनेशन में अगर हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो तो। एंड नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम कॉलेज लाइफ या स्कूल में भी हमने पढ़े हैं, बट वो हम ऐसे लेंथी प्रोसीजर से सॉल्व करते थे। एंड हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फास्ट में सॉल्व करना है। इसके भी 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिनिमम 3 तो आ ही जाते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है वो है डीआई। तो वैसे तो सब बोलते ही आपने सुना ही होगा सबको बोलते हुए कि डीआई के बिना बैंकिंग एग्जाम नहीं निकल सकता, चाहे प्री हो या मेंस हो। तो डीआई में भी वेरियस टॉपिक्स और वेरियस टाइप्स के डीआई होते हैं। तो जो बिगनर्स है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो टेबल डीआई, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, लाइन डीआई या पैरेलल वाले जो भी प्लेसिंग्स के डीआई होते हैं वैसे डीआई को फोकस करे पहले। एंड बाद में वो केसलेट डीआई या कुछ अरिथमेटिक बेस्ड डीआई है तो वो सब पर जाए। वैसे प्री में तो बेसिकली यही डीआईज आएंगे ज़्यादातर। 4 DIs अगर आ रहे हैं तो उसमें से 3 तो आपको इनमें से कोई मिल जाएंगे। एंड कैसलेट डीआई भी अगर आता है जो पैराग्राफ जैसा होता है, पजल जैसी होती है उस टाइप में, तो उसको भी हमने अगर बेसिकली अच्छे से रीड किया तो हम उसको टेबल में या लाइन में जैसे भी उसकी प्लॉटिंग जम सकती है वैसे जमा कर हम उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस उसके लिए एक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए जो कि पजल्स के लिए भी रिक्वायर्ड है। एंड नेक्स्ट जो अरिथमेटिक सेक्शन, जैसे कि ये बहुत वास्ट है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स है एंड ईच टॉपिक से मैक्सिमम 1 या 2 ही क्वेश्चंस आते हैं प्री में। तो इसलिए बहुत लोगों को ये टफ लगता है कि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद बस 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कंपैरेटिवली अदर टॉपिक्स जिसमें 5-10 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं अगर हम थोड़े से एफर्ट्स डालें तो। बट फिर भी अरिथमेटिक में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको बस 1 डे आपने अगर उसको प्रैक्टिस को अच्छे से डिवोट किया तो आपको उसके बेसिक समझ जाएंगे एंड उसी से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह। तो अरिथमेटिक में फर्स्ट आप परसेंटेज को ये कीजिए, परसेंटेज को टैकल कीजिए, वो वाला टॉपिक आप कवर कीजिए बिकॉज वही टॉपिक हर जगह यूज़ होगा क्वांट में, डीआई में भी या नंबर सीरीज में भी कभी लॉजिक आ सकता है। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए भी जो फास्ट में करना है तो हमें परसेंटेज के फ्रैक्शंस वैल्यू एंड ये सब शॉर्टकट्स आने चाहिए। तो परसेंटेज को आप ये कीजिए, फर्स्ट टारगेट कीजिए। एंड नेक्स्ट इज ट्रेन्स। ट्रेन्स टॉपिक भी बहुत ईजी सा ही है, उसमें 1-2 फॉर्मूलेज के बेसिस पे हो जाता है, तो आपने वो भी करना चाहिए। एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है डीआई के लिए। डीआई के लिए स्पेशली परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी बेसिक सा भी डीआई होगा तो इन दोनों की हेल्प से हम बहुत फास्ट वे में 2-3 मिनट के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजेस। एजेस भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, बस इसका थोड़ा सा बेसिक आपको समझने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो बस एक ही फॉर्मूले के अराउंड पूरा गेम है उसका। तो पार्टनरशिप भी एक अच्छा टॉपिक है, आ जाता है, वो भी प्री में आता है 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। तो उसको भी आप 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लो, ऐसा ईजी सा क्वेश्चन आएगा, कुछ टफ नहीं आएगा। तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्री एंड मेंस दोनों के लिए, एंड प्री में स्पेशली इसके बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। एंड एक एस आई सी आई जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पर है सब कुछ। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट अब एक बार आप सीख गए तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो और आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये भी एक टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देखा जाता है प्री में। एंड बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है क्योंकि वहाँ पर ऐसा बेसिकली लॉजिक ही लगाने की ज़रूरत होती है। अरिथमेटिक तो है बट इसमें थोड़ा सा अपना रीजनिंग का भी ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। एंड बेसिक से जो 1-2 फॉर्मूले है वो यूज़ करके ये सॉल्व हो जाता है। एंड सिक्स में मैंने रखा है मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो भी हार्ड टॉपिक्स होते हैं, हमको लगते हैं जो हार्ड टॉपिक्स है, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो बहुत लोगों को समझने में टफ जाता है। मुझे भी वो समझने में काफ़ी टाइम लगा, मैंने भी उतनी कुछ उसकी प्रैक्टिस की नहीं। प्रोबेबिलिटी भी आता है कभी 1 मार्क्स का वगैरह, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आप उसको बाद में देख सकते हो। आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे यही सारे टॉपिक्स देखने के हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो इसमें से आप ऑलमोस्ट 80% पेपर आप अपना कॉन्ट का सॉल्व कर लोगे। एंड नेक्स्ट जो आता है रीजनिंग का, तो एलआर मैंने लिखा है, वैसे लॉजिकल रीजनिंग एक अलग टॉपिक है बट रीजनिंग ही हमारा सेक्शन होता है। तो उसमें एक फर्स्ट आता है सिलॉग्स। तो सिलॉजिज्म या सिलॉग्स जो होते हैं वो बहुत ईजी एंड एक तो वेटेज भी होता है इसका, अच्छे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक प्री के लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक है।
एंड नेक्स्ट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग तो हम हमेशा देखते आए हैं, हमने हमेशा किया भी है कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पर अभी थोड़ा-सा एडवांस आने लग गया है, वो पहले जैसे चाइनीज़ कोडिंग आती थी, ईज़िली देख के होता था, वैसा नहीं होता है अभी कुछ कभी-कभी ऐसा अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स का प्लेस वैल्यू को लेके ऐसे कुछ लॉजिक से आ जाता है। तो जो कि प्रैक्टिस से आपको ईज़िली देख के बराबर क्लिक हो जाएगा कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया था, तो ये मुझे तुरंत आ जाएगा करके। तो वैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एंड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब वो ग्रेटर दैन, लेस दैन जो सिग्नेचर साइन्स होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो तो बहुत ईज़ी देके बराबर हो जाते हैं, उसको बस समझने की देर है, तो 1 मिनट के अंदर भी आप इसके 4-5 क्वेश्चन जो जितने भी आएँगे सॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होता है रीज़निंग में, वो है पज़ल। तो पज़ल में भी मैं जैसे डीआई के लिए मैंने सजेस्ट किया कि ये बेसिक 4 टाइप के डीआई आपको पहले टारगेट करने हैं। वैसे ही पज़ल्स में मैं बोलूँगी कि बॉक्स पज़ल, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड या फिर फ्लैट बेस्ड या फ्लोर बेस्ड सेपरेट भी आता है। एंड मंथ एंड डेट बेस्ड ये एक वन ऑफ द ईज़ीएस्ट होता है। एंड एक ईयर्स बेस्ड, ईयर्स एंड मंथ एंड डेट वो सेम ही हो गया। तो वैसे टाइप के पज़ल्स आपको पहले टारगेट करने के हैं। सपोज़ आपको दिया है कि 10 लोग हैं, एक का बर्थडे एक को है, दूसरे का 2 को, ऐसे सीक्वेंशियली किसी के बर्थडेज़ है एंड एबीसीडी है, तो ए से लेके जे तक लोगों के बर्थडेज़ 1 टू लेके 10 तक है, तो वो आपको वो आ जाएगा आपकी सिंपल मंथ एंड डेट में, या तो डेट या मंथ दे के है तो, या फिर बॉक्स भी आप उसे बोल सकते हो क्योंकि वैसे पैरेलली हम ऐसे प्लेस करते हैं लाइन में। तो हमको डायरेक्ट जस्ट ऐसे लिख देना है 1 2 3 4 10 तक एंड फिर जैसे-जैसे कंडीशंस बताते जाते हैं वैसे प्लेस करना है कि सपोज़ ए का बर्थडे इवन डेट पे है बट 4 को एंड 6 को नहीं है। तो ए की 3 पॉसिबिलिटीज़ हमको फर्स्ट में प्लेस कर लेनी है। उस टाइप के पज़ल्स हमको पहले टारगेट करने हैं, जिसमें हम ईज़िली अ, जो कंडीशंस होते हैं उसको कट कर सकें, ईज़िली उनको एलिमिनेट करके एक अपना आंसर ला सकें। नेक्स्ट होता है सिटिंग अरेंजमेंट। वैसे पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट एक ही कहा जाता है, बट सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा-सा डायग्राम का शेप मैटर करता है। तो एक लीनियर होता है, जैसे लीनियरली बता दिया कि ये रो में इतने लोग हैं, उसके अपोज़िट में दूसरा रो है, उसमें इतने लोग हैं। तो ये एक पज़ल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में आता है। एक सर्कुलर आता है कि सर्कल के अराउंड कोई डिनर करने बैठे हैं या लंच करने बैठे हैं, या कोई कोई इनसाइड फेस कर रहा है, कोई आउटसाइड फेस कर रहा है। वैसे सर्कुलर क्वेश्चंस सर्कुलर प्लॉटिंग में आते हैं। एंड स्क्वायर में भी सेम सर्कल जैसा ही होता है कॉन्सेप्ट, बस स्क्वायर शेप होता है, जो टेबल का शेप होता है वैसा अगर बता रहे हो, रेक्टेंगल बता रहे हो, क्वाड्रिलैटरल बता रहे हो, वो सब स्क्वायर में आ जाते हैं। एंड एनी अदर टाइप जो बेसिक है, जिसमें कोई पैरामीटर्स यूज़ नहीं है या कुछ, तो ऐसे आपको सिटिंग अरेंजमेंट पहले टारगेट करने के हैं। एंड उसके बाद ब्लड रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे कभी आता है, कभी नहीं आता है, बट अगर आ रहा है एंड आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई की है, तो इसको आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती या कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो ब्लड रिलेशन तो हमें समझ ही जाता है। हम अपने रियल लाइफ में भी जो है, पर्सनल लाइफ में भी हम ब्लड रिलेशंस को डेली यूज़ करते हैं, तो उसी से रिलेट करके हमने अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस मतलब वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो जो भी है, तो उतने से ही चीज़ में आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है एंड वो भी काफ़ी ईजी होता है। एंड आजकल वो 2 पॉइंट के आते हैं कि सपोज़ राम ने यहाँ से स्टार्ट किया, श्याम ने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर वो लास्ट में वो दोनों का डायग्राम कंबाइन होके उस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना है, पहले राम का सब कुछ बना लेना है डायग्राम, एंड श्याम का या तो दूसरे रफ पेज पे बना लो या सेम रफ पेज पे बना लो। मैं पॉसिबली दूसरे पे बना लेती थी, एंड अगर दोनों को फिर कंबाइन करना है तो दोनों को ऐसा प्लेस कर देती, पेजेस का ऐसा अरेंजमेंट कर देती कि वो दोनों एक के ऊपर एक प्लेस हो जाए। या तो फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक बार जब रेडी हो गया तो फर्स्ट हमको ड्रॉ करना है, अगर कन्फ्यूजन नहीं करना है तो। तो डायरेक्शन सेंस के भी 3 से 4 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आ ही जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एंड बहुत ईज़ी भी होती है। बट अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का ऐसा होता है कि उसको ऐसा प्लॉट कर लिखते नहीं बैठना है हमको। हमें क्वेश्चन जैसा-जैसा आ रहा है उस हिसाब से हमको देखना है कि हाँ, क्या है, क्या है। अगर वो ऐसा सपोज़ है कि एबीसी, एक्स-वाई-ज़ेड, पीक्यूआर इस टाइप की सीरीज़ है, तो आप पेज पे ये लिख लीजिए और फिर इसके नीचे-नीचे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते जाइए, जो भी क्वेश्चन आता है वैसा। बार-बार स्क्रीन को देख के भी आपकी टाइम वेस्ट होगा, जो भी हम स्क्रीन को देखते हैं फिर भूल जाते हैं। उससे अच्छा पेपर पे, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि वो पेपर पे अगर हमने लिख लिया तो फास्ट होता है। बट अगर ऐसी सीरीज़ आई कि ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, हैश, स्टार, ऐसे जो कंबाइंड सीरीज़ आती है, वो सीरीज़ मत लिखते बैठना, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज़ ही सॉल्व करना। एंड लास्ट में आता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में जो भी 1-2 क्वेश्चंस, जैसे आपको एक बड़ा-सा वर्ड दे दिया सपोज़ डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन से बोला कि फर्स्ट लेटर लो, फोर्थ लेटर लो, थर्ड लो, एट्थ लो, एंड उन सबको मिला के कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाओ एंड कितने वर्ड्स बनते हैं उस हिसाब से आंसर टिक करो। तो वो सारे क्वेश्चंस हमको लास्ट में रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखते ईज़ी है, 1 मार्क्स के होते हैं, बट हमको वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो हमें मिनिमम वो 1 मिनट लेके चले जाएँगे, एंड स्टार्टिंग में 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना ये अच्छी डील नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस 40 है एंड टाइम अगर हम हार्डली डिवाइड कर ले तो 22 मिनट्स ईच ऐसा हम दे सकते हैं। तो जब मैंने प्री सॉल्व किए तो मैं क्या करती थी, पहले क्यूए जैसा सेक्शन खुला, जो भी सेक्शन खुला उसमें के ईजी टॉपिक्स, जैसे अगर क्यूए खुल रहा है तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज देख लेती थी। अगर मुझे तुरंत से क्लिक हो रहा है तो ही मैं सॉल्व करती थी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करती थी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई में भी इजी एक आधा डीआई दिख रहा है जो पट से लिंक हो रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ऐसा सॉल्व हो जाएगा, वो मैं पहले करती थी। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाती थी। मैं अरिथमेटिक के पास नहीं देखती थी या फिर कुछ भी जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं छोड़ देती थी एंड नेक्स्ट सेक्शन पे जाती थी। नेक्स्ट सेक्शन में से लॉग्स एक ऐसा था जो मेरे से हो जाता था जल्दी में। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा था। इनइक्वालिटी तो बहुत ईजी से हो जाता है सबसे। एंड पजल्स में भी जो एक आधी छोटी पजल है एंड दिखने में मतलब ऐसे देख के हमको क्लिक हो रहा कि ओके ओके ओके, जैसा हम 20 सेकंड्स या 30 सेकंड्स में रीड कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग में ही हमको समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ऐसे प्लॉट करेंगे तो हो जाएगा एक दो कंडीशन में। एंड पजल सॉल्व करते वक्त भी मैं हमेशा ऐसा एक साथ ही डायग्राम बना लेती थी। सपोज पजल में फ्लैट एंड फ्लोर, सपोज मंथ एंड डेट बोला है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल 5 अप्रैल। और यहाँ पे ऐसे 3 कॉलम अगर बना लेती थी। सपोज ए को एक बार के हिसाब से ए 1 अप्रैल को आ रहा है, फिर 2 अप्रैल को आ रहा है, फिर 3 अप्रैल को, मैं ऐसे बना लेती थी ताकि ऐसा ना हो कि फर्स्ट हम बनाए ये पूरा बनाने के बाद फिर वो रिजेक्ट हो जाए हमारी कंडीशन, तो फिर हम दूसरा फिर से ये लिखे। वो सब टाइम पास नहीं करना है हमको, स्पेशली प्री में तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं एंड टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए एक साथ ही प्लेस करना है। सीटिंग अरेंजमेंट में भी वैसा ही होता है। अगर आपको बोला है सर्कुलर अरेंजमेंट तो डायरेक्ट से 2 सर्कल बना लो एंड डायरेक्ट ऐसा ऐसा 8 लोगों को प्लेस कर दो। तो क्या होगा कि जैसा आपको बताया कि ए के सेकंड लेफ्ट में बी है, अगर ए इनसाइड फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट में बी यहाँ है एंड बोला है कि बी से 2 प्लेसेस छोड़ के सी है, तो एक तो 2 प्लेसेस छोड़ के सी यहाँ पे भी आ सकता है या तो फिर एक दो छोड़ के यहाँ पे भी आ सकता है। तो ऐसा कन्फ्यूजन होने से अच्छा हम डायरेक्ट प्लेस ही कर लेते हैं कि एक बार ए यहाँ पर है, बी तो यहीं पर है, सी यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ पे ले लिया। फिर वो बोल रहा है कि सी के अपोजिट में डी नहीं है एंड डी बी के राइट में है, ऐसा कुछ, तो फिर हम उस हिसाब से अब बी के राइट में तो डी यहाँ पे आएगा और सी के अपोजिट नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो जाती है उस केस में। फिर हम इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको फास्ट में करनी होती है जो कि प्रैक्टिस से हमको लानी होती है। एंड एग्जाम में भी ऐसा मोस्टली लोग बोलते हैं कि 2 डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होगा, ऐसा वैसा ये सब, बट नहीं होता है ऐसा। देखो सर्कल बनाने में कितना ही टाइम लग रहा है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें अवॉइड करो एंड अपना फोकस क्लियर करो कि हमको क्या इजी पड़ रहा है क्या नहीं। हो सकता है किसी को ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली एंड इसी तरह से सॉल्व कर रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। टाइम भले 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाए बट कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिससे कि आंसर क्लियर आएगा। एंड कन्फ्यूजन होने से क्या होता है एट द एंड फिर आपको डबल से पूरे कंडीशंस देखने पड़ेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग अगेन ज़्यादा टाइम लेके जाएगा वो, तो इसलिए वैसी चीज़ें सब अवॉइड करें। एंड बाकी ये सारे टॉपिक्स पढ़ने से जो कवर करोगे आप, तो आई कैन गारंटी यू कि आप अच्छे से प्री क्लियर कर पाओगे। अभी आरआरबी क्लर्क के प्री में तो काफ़ी कट ऑफ हाई जाता है, तो उसमें एक्यूरेसी भी एक फैक्टर होता है। बट अगर ये आपने बहुत अच्छे से किया है विद एक्यूरेसी किया तो आप इजीली इसको 70+ को ला सकते हो। एंड टाइम डिवीजन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैं तो वैसे करती थी कि फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में जितने मेरे फर्स्ट सेक्शन के हो रहे वो करती थी, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाती थी, फिर 5 to 10 मिनट्स में इजी कर देती थी। फिर अगर मुझे लग रहा है कि नहीं रीजनिंग इजी आया है, वो समझ में आ जाता है कि कौन सा सेक्शन इजी है। अगर लग रहा है कि रीजनिंग इजी आया है तो फिर मैं रीजनिंग को पहले देख लेती थी, पूरे पजल्स पूरे सीटिंग अरेंजमेंट उसके, और फिर कॉन्ट पे जाती थी। ऐसा मेरा ऐसा प्रॉपर टाइम डिवीजन नहीं था कि मैं 22 मिनट्स शार्प इसको करूँगी एंड 23 मिनट्स शार्प उसको करूँगी। मैं स्विच करती थी। ओवरऑल वो बैलेंस हो जाता है टाइमिंग अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है सब टॉपिक्स की। तो क्यूए भी हमको जब सॉल्व करना है तो उसको भी 20 मिनट्स तो मिनिमम लग ही जाएंगे एंड एलआर को भी। बट कभी भी ऐसा मत कीजिए कि पूरा सेक्शन वाइज सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी में हमको एक प्रिविलेज है कि कंपोजिट टाइम है, तो उसका फ़ायदा भी उठाना है हमको, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। ऐसा नहीं कि कट ऑफ कंपोजिट टाइम है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है तो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है। तो उस केस में हमको सेक्शन वाइज सेक्शन को भी ध्यान देना है एंड सॉल्व करना है। अभी वो सब तो टॉपिक्स मैंने बता दिए, बट हाउ टू प्रैक्टिस दैट टॉपिक एंड फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस, तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला था बंडल पीडीएफ, क्विजेज, मॉक्स, मिनी मॉक्स, ये सब तो चीज़ें मैंने बताई थी, और नोट डाउन करना है डेली मॉक्स देके कि क्या हमको क्या टॉपिक नहीं समझा था और उसमें से क्या शॉर्टकट जो भी वहाँ पे सोल्यूशन देके वो हमें देखना है ध्यान से कि अच्छा ओके ऐसा सोल्यूशन है एंड ये ईजी वे में हो सकता है मुझसे। तो एंड एक ही की है सक्सेस के लिए, रिवाइज, टेस्ट, नोट एंड रिवाइज, यही रिपीट करना है हमको। एंड लर्निंग भी एक चीज़, अगर आप बिगनर हो तो आपको फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि एक लर्निंग, लर्न, रिवाइज, टेस्ट एंड नोट। एंड मेक शॉर्ट नोट्स, मैंने इसलिए ये मेंशन किया है यहाँ पे क्योंकि मैं क्या करती थी जब भी कोई मॉक देना है मुझे, उससे पहले मैंने एक ऐसा बनाया था छोटा सा, अभी चीटिंग बोल लो इसे या कुछ भी, ये छोटा सा है जिसमें देखो यहाँ पे हर हर टॉपिक से रिलेटेड क्वांट एंड रीजनिंग के मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। तो इसको मैं देख लेती थी जो भी था, ये फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी, हर चीज़ का मैंने बनाया था ऐसा, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलॉग्स, ऐसे जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अभी ये पजल का हो गया, ये कॉन्ट से रिलेटेड कि ट्रेंड्स का ऐसा फॉर्मूला है, एस आई सी आई, एसआईसीआई का ऐसा फॉर्मूला है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये सब जो चीज़ें हैं बेसिक जो रोज़ ही हमको लगने वाली है, तो वो मैंने ऐसे एक छोटे से A4 साइज़ से थोड़ा सा बड़ा पेज है उस पर मैंने मेंशन कर लिया था। एंड ये मैं हमेशा साथ में रखती थी, हमेशा जब भी मैं मॉक दे रही हूँ, प्री दे रही हूँ या मेंस दे रही हूँ, मैं इसको रिवाइज़ करती थी एंड उसके बाद ही अपना टेस्ट सॉल्व करती थी। तो ये भी आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो। एंड प्रैक्टिस मतलब जब रिवीजन करना है तो उसको रिवाइज़ किए बिना आपने देना नहीं है मॉक। अगर आप इसको रिवाइज़ करके मॉक दोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मॉक देने के पहले या एग्ज़ाम देने के पहले आप ये सारी चीज़ें एक गो में जा रहे हो, ऐसे 15 मिनट्स लगेगा हार्डली इसको देखने के लिए एंड रिवाइज़ करने के लिए।
तो 15 मिनट में आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी एंड वो मॉक में अच्छा बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर मॉक में डायरेक्ट क्वेश्चन जाके देख रहे हो विदाउट रिवीजन, तो वो उसको रिकॉल करने में 5-10 सेकंड लगते हैं कि अच्छा ये टॉपिक में ऐसा फ़ॉर्मूला था, तो मैं और दूसरा भी था, तो मैं कौन-सा यूज़ करूँ? ये सब सोचने में टाइम जाता है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपने ऐसे रिवीजन के लिए एक छोटा-सा बना लेना, मुझे लगता है कि आपको बेटर होगा। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।